ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो है कि लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में देखेंगे। राइबोसोम के बारे में देखिए, पहले देखिए क्या लिखा गया है। इन प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें जो है कि राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर की साइज वाले होते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर की साइज के होते हैं एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है 50s और एक होता है 30s यूनिट। व्हेन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर जब ये दोनों सब यूनिट पास होते हैं तो टुगेदर आके 70s टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि 70s टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन कब होगा? जब 50s और 30s ये 2 सब यूनिटें एक साथ आएंगी, तब 70s टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। यानी कि राइबोसोम जो है कि अगर अगर सेल में कहीं भी प्रोटीन बन रही है तो उसे सिंथेसिस करने का काम जो है कि राइबोसोम का ही होता है। ढेर सारे राइबोसोम कह रहा है कि सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। ढेर सारे राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं एंड फॉर्म ए चेन, और एक चेन का फॉर्म करते हैं। चेन को फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या होता है? जब ढेर सारे राइबोसोम जो है किसी सिंगल एक ही एमआरएनए पे आके ऐसे जुड़ जाते हैं तो ये जो चेन बनती है इस चेन को कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम राइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। और इस चेन को फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, ये जो चेन बनती है तो इसमें ये जो ये एमआरएनए की ये जो चेन है, इसे इसे जो है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। इस चेन को रीड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आगे लिखा गया इंक्लूजन बॉडी के बारे में पूछ रहा है। बताया गया इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक, जैसे कि हम लोग जैसे कि एक दिन अगर खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी सर्वाइव कर जाती है। अगर 2 दिन नहीं खाते हैं तो सर्वाइव कर जाती है काफ़ी मुश्किल से। ये नहीं कि हम लोगों की इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, तुरंत हम लोग मर नहीं जाएंगे। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ फूड को स्टोर किया गया है, पहले से स्टोर करके रख लिया जाता है कि एडवर्स कंडीशन यानी कि जब बेकार परिस्थितियाँ आएंगी शरीर के लिए तो उस समय जो है कि इस फूड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह जो है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें जो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के रूप में प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं इंक्लूजन बॉडी के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल को रखती हैं। यानी कि उनमें जो रिजर्व फूड रखने का सिस्टम है वो ऐसा है कि इंक्लूजन बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू या फिर जिसमें रिजर्व मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल के द्वारा रखा जाता है। दीज सेल आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये जो है कि ये किसी मेम्ब्रेनस सिस्टम से नहीं बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम से फ्री होता है। और लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और ये जो इंक्लूजन बॉडी होती है उस साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म फ्रीली मूव करता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ये 3 एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ये फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है? गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इन थ्री टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल एक जो स्ट्रक्चर है वो जो है कि
फाउंड ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब अब बात होगी यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल जो है कि इंक्लूड करती है सभी प्रोटिस्टा, जैसे कि जो RH व्हिटेकर का 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा है, उसमें जो है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 ग्रुप रहे हैं। इसमें जो मोनेरा रहा वही केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखता था। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल इसके मेंबर हुआ करते थे। बाकी जितने भी किंगडम जितना बाकी जितने 4 किंगडम और बसते हैं इन सभी किंगडम में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाई जाती है। यूकैरियोट्स इंक्लूड्स, वही कहा गया है कि यूकैरियोट इंक्लूड करते हैं सभी प्रोटिस्टा को, प्लांट को, एनिमल को और फंजाई को। इन बाकी मतलब कि जो 4 ग्रुप हैं सबको मेंशन कर दिया कि अन्य 4 ग्रुपों में जो है कि यूकैरियोटिक सेल रहेगी। इन यूकैरियोटिक सेल there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bounded organelles। देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल में there is extensive compartmentalization of cytoplasm थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ये कह रहा है कि जब यूकैरियोटिक सेल होती है तो उसमें जो है कि अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स। यानी कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर का अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। यानी कि अगर ये सेल है, अगर ये अभी हम यूकैरियोटिक सेल जब नीचे जाएंगे दिया है उसे हम दिखाएंगे तो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस मिल जाएगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऐसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में इनका अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। वही बात लिखा है यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू आउट द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। एक बार फिर से, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल जो है कि एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड यानी कि पूरी तरह से डेवलप, पूरा विकसित न्यूक्लियस होता है विथ ए न्यूक्लियर एनवलप, और पूरी तरह से विकसित होगा। पहली बात न्यूक्लियस जो होगा, और न्यूक्लियर एनवलप चारों तरफ पाए जाएंगे, विथ ए न्यूक्लियर एनवलप उसके चारों तरफ पाए जाएंगे। इन एडिशन साथ में ही यूकैरियोटिक सेल हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। ऊपर वाली बात क्या है, ऊपर वाली कहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पूरी तरह से यूकैरियोटिक सेल में विकसित होगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवलप यानी कि न्यूक्लियस को कवर करने वाली एक जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवलप भी पाया जाएगा। और कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। लोकोमोशन में हेल्प करने वाले और साइटोस्केलेटन एलिमेंट पाए जाते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू क्रोमोसोम के फॉर्म में। यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होगा यूकैरियोटिक में, डीएनए होता है, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती। जैसे कि एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है, फंजाई सेल भी यूकैरियोटिक है। फंजाई सेल का जो किंगडम होगा उसमें जो सेल रहेंगी वो भी यूकैरियोटिक ही होंगी। पर जो है कि सभी जो है कि यूकैरियोटिक सेल आपस में आइडेंटिकल नहीं होती हैं, उनमें कुछ न कुछ हल्का फुल्का एक सेल दूसरी सेल से थोड़ा सा या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेगी है। प्लांट और एनिमल सेल्स आर डिफरेंट अलग होगी। ठीक है, एज द फार्मर, पहली बात
फार्मर पॉजिस सेल वॉल, प्लांट सेल में देखिए तो सेल वॉल पाया जाएगा, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये तीन चीज़ें जो है कि प्लांट सेल में यूनिक बनाती हैं, यूनिक कैरेक्टर देती हैं। जो है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाएगी, पहली बात। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाई जाएगी, दूसरी बात। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तीन चीज़ें पाई जाएंगी। एक सेल वॉल रहेगी, प्लास्टिड रहेगी और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहेगा। विच आर एब्सेंट इन एनिमल, जो कि एनिमल में जो है कि एब्सेंट रहेगा। ये तीन चीज़ें एनिमल में नहीं पाई जाएंगी। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है, हाँ। प्लास्टिड है, हाँ। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, हाँ। ठीक है। और एनिमल सेल में ये सभी चीज़ें नहीं है। इस आधार पर जो है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग हो रही है। और देखिए जो है कि एनिमल सेल के पास होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो कि ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, सभी लगभग जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो उनमें एब्सेंट होता है। कौन सा सेल ऑर्गेनल, उसे कहते हैं सेंट्रियोल। इसका काम क्या है, सेंट्रियोल का काम होता है जब एनिमल सेल डिवाइड करके सेल का नंबर बढ़ा रही होती है, तो सेल के डिवीजन में जो हेल्प करता है उसे कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स। ये देख रहे हैं, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, देख रहे हैं, ये प्लांट सेल है। देखिए यहाँ पे वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये पाया जाना एक जो है कि प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर हुआ जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट, ये भी प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर हुआ जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया और क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना हो गया, ये सभी यूनिक कैरेक्टर होते हैं जिसी के आधार पे कहा है कि जो है कि सभी यूकैरियोटिक सेल आपस में बराबर नहीं होते हैं। और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और कह रहा है कि जो सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इनमें जो है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का, यानी कि मेम्ब्रेन से बने ऑर्गेनल्स का जो कि साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। यहाँ पे एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ सेल। पेरोक्सिसोम यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रियन दिया है। मिडिल लैमेला, ये सेल, ये अंदर वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली सेल वॉल है, उसके बीच में जो है कि मिडिल लैमेला होती है। फिर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का एक अलग कंपार्टमेंट है। न्यूक्लियर एनोलप, जो न्यूक्लियर एनोलप न्यूक्लियस को घेरे रहती है, उसका अलग कंपार्टमेंट है। न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। लाइसोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यानी कि इन सभी चीज़ों का अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। एनिमल सेल के पास कुछ खास होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है, वो है एनिमल सेल में कुछ यूनिक बनाया रखता है, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ये देखें ना, ये सेंट्रियोल जो कि सेल के डिवीज़न में हेल्प करता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है कि अगर प्लांट सेल की बात करेंगे उनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, केवल केवल ये होता है एनिमल सेल में, हेल्प करता है सेल के डिवीज़न में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसे, न्यूक्लियस को पूरी तरह से, न्यूक्लियस को चारों तरफ से जो कवरिंग दी गई है उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये लाइसोसोम होता है। राइबोसोम छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ग्रेन्यूलाइट। माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड होता है। पेरोक्सिसोम, गोल्जी अपरेटस, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ये एनिमल सेल की प्रॉपर्टी है। माइक्रोविलाई एनिमल सेल में होता है स्पेशल। ये सभी स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को, जितना भी नाम बताया हूँ उसमें से एक एक स्ट्रक्चर को उठाएंगे और डिटेल में पढ़ते हुए चले जाएंगे। अब एक एक स्ट्रक्चर उठा के हम लोग देखेंगे। इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन ये जो सबसे आउटर कवरिंग होगी एनिमल सेल में, जो है कि सबसे आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है।
एनिमल सेल में जो है कि सबसे आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन की होती है, वहीं पे प्लांट सेल जो होता है सबसे बाहर सेल वॉल होगी, सेल वॉल। ये प्लांट सेल के लिए है कि सबसे बाहर सेल वॉल होती है और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। और जबकि एनिमल सेल में जो है कि सबसे बाहर जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। आगे देखेंगे उसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950। 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, 1950 में जब एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद जो है कि जो सेल मेम्ब्रेन थी उसकी जो है कि डिटेल स्टडी होना प्रारंभ हुई। यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों को पता नहीं चल रहा था। डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन का तभी पता चला जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। जो केमिकल स्टडी जो हुई सेल मेम्ब्रेन की, जो केमिकल स्टडी हुई वो हुई है ह्यूमन आरबीसी पे। ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल होती है उसके मेम्ब्रेन की स्टडी करते हुए जो है कि सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी हुई। ठीक है। इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए या फिर दोनों इन सेलों का जो है कि एक तार्किक विश्लेषण स्ट्रक्चर का एक ढूंढते हुए जो साइंटिस्ट लोग थे वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि दीज स्टडी शोज दैट, ये स्टडियाँ बताती हैं कि द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड और प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से कंपोज्ड होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मेजर लिपिड और फास्फोलिपिड, इसमें जो मेन लिपिड होता है वो होता है फास्फोलिपिड, मेजर लिपिड होता है फास्फोलिपिड है। यानी कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी थी। लिपिड कौन सा वाला? PL, फास्फोलिपिड वाला लिपिड हो जाएगा। ठीक है। और ये जो फास्फोलिपिड जो होता है बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज रहता है, बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज रहता है। यानी कि एक लेयर ऊपर चलेगी ऐसे और एक लेयर नीचे रहेगी, एक लेयर ऐसे एक लेयर ऐसे। द मेजर लिपिड फास्फोलिपिड होता है दैट आर अरेंज इन बाइलेयर के फॉर्म में होगा। लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards outer side and the hydrophobic and the tail towards inner part। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वो फास्फोलिपिड के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, ये देखिए इसमें जो हेड होता है, हेड पोलर पार्ट होता है। हेड दो पार्ट है, एक होता है हेड होता है और एक होता है टेल। एक हेड, एक होता है टेल। हेड के बारे में कुछ जानकारी और टेल के बारे में कुछ, हेड के बारे में कुछ जानकारी है और टेल के बारे में कुछ जानकारियाँ होती है। हेड जो होता है पोलर होता है, हेड है पोलर, हेड पोलर है। और हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है, हेड होता है हाइड्रोफिलिक। हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है और जो है कि हेड पोलर है। हेड आउटर साइड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर बाउंड्री होती है बाहर की तरफ, ये होता है। और टेल वाला जो पार्ट होता है, ये जो टेल वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ होता है। टेल वाला जो पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। टेल वाला पार्ट होता है नॉन पोलर, टेल वाला पार्ट होता है नॉन पोलर। और ये होता है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक ये होता है हाइड्रोफोबिक होता है और बना होता है किससे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होता है। इस तरह जो है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में है कि
मेजर लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड होता है, अरेंज होता है बाइलेयर के फॉर्म में, 2 लेयर बनाएगा। आल्सो द लिपिड अरेंज होता है विद इन द मेम्ब्रेन। आल्सो द लिपिड अरेंज इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। पोलर जो बाहर वाला हेड होगा वो पोलर होता है। पोलर हेड पोलर होगा और आउटर बाहर की तरफ होगा। एंड जो हाइड्रोफिलिक टेल, हेड को लेके 3 बातें हैं। हेड होगा बाहर की तरफ और होता है पोलर और हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर हेड बाहर की तरफ टूवर्ड्स आउटर साइड और होता है हाइड्रोफिलिक। एंड ये दूसरी बात यहाँ चालू होती है। यहाँ से देखिए दूसरी बात एक साथ मत जोड़िएगा। यहाँ से दूसरी बात चालू होती है द हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक लिखा है। हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स इनर साइड अंदर की तरफ होती है और इस तरह दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल है। टेल कैसी है? नॉन पोलर। टेल कैसी है? नॉन पोलर। ये टेल, ये सभी चीज़ें टेल के बारे में लिखी गई हैं यहाँ से, ये सभी टेल। टेल कैसी होती है? नॉन पोलर टेल होती है और बनी होती है सेचुरेटेड, ये नहीं बता पाया, ये मिस्टेक रही मेरा। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। टेल किससे मिलकर बनी थी? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट से। और प्रोटेक्ट करती है कहाँ से? एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन एडिशन टू, साथ ही साथ एडिशन टू फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के साथ, जैसे कि मेजर जो रहा वो लिपिड और प्रोटीन रहा और लिपिड में भी फास्फोलिपिड रहा। मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। एक चीज़ और जुड़ गई, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा है। कोलेस्ट्रॉल बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्लियरली रिवील, एकदम क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से पता चलता है दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन जो है कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी रख रही है। 2 चीज़ें हम लोगों को पहले पता चली कि फास्फोलिपिड होगा, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन होगा है। अब हमें कुछ चीज़ें और मिल गई हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्लस कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीज़ें भी हमें उसी मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होगा। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो कि प्रोटीन और लिपिड का वेरी करता है कंसिडरेबल इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। अलग अलग तरह की जैसे सेल, अलग अलग सेल में जो कि प्लाज्मा, अलग अलग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो रहा, मेजर तो यही रहेगा, प्रोटीन और लिपिड ही रहेगा। मेजर तो प्रोटीन और लिपिड ही रहेगा और इसका रेशियो जो है अलग अलग सेल में जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में, अलग अलग सेल में बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। इन ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट आरबीसी में, ह्यूमन बीइंग की आरबीसी की बात करें तो उसमें जो है कि 52% प्रोटीन होता है, 52% प्रोटीन होता है और 40% होता है लिपिड। ये क्वेश्चन उठ सकता है, कई बार उठा है ये क्वेश्चन, तो जो है कि 52% प्रोटीन होता है और 40% जो होता है लिपिड्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे प्रोटीन 2 भागों में बढ़ जाती है, प्रोटीन भी 2 भागों में बढ़ जाती है और बेस क्या रहता है? डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आसानी से प्रोटीन निकल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर नहीं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो कि प्रोटीन को निकालना चाहे वो आसानी से निकल रही है या नहीं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन में लगी प्रोटीन होती है, कैन बी क्लासीफाई एज द 2 पार्ट्स। यहाँ पे नहीं दिया, 2 भागों में बढ़ जाएगी, दिया है अंदर दिया। इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल, 2 तरह की प्रोटीन मिली हम लोगों को, एक होता है इंटीग्रल और एक हो गई पेरिफेरल। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, पेरिफेरी होगी, सरफेस होगी, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है टोटली या पार्सली या फिर टोटली, आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा बहुत अंदर, या फिर टोटली या फिर पूरी तरह से अंदर, बरीड इन द मेम्ब्रेन में धंसी रहती है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर में क्या क्या है। ये शुगर है, शुगर। पेरिफेरल प्रोटीन पेरिफेरी साइड में है, ये मतलब कि पेरिफेरल प्रोटीन है, आसानी से निकल जाती है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर देखिए तो इंटीग्रल प्रोटीन है जो काफ़ी अंदर, मतलब कि इंटरनली काफ़ी अंदर तक फंसी रहती है। और फास्फोलिपिड के बाइलेयर शो किया गया है। फास्फोलिपिड का एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। देखेंगे तो जो पोलर हेड होता है, इसमें ये पोलर हेड बाहर की तरफ होते हैं, पोलर हेड ये सब बाहर की तरफ होते हैं और नॉन पोलर टेल जो होती हैं अंदर की तरफ होती हैं।
जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती हैं और एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहती हैं। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। मेजर क्या रहेगा? मेजर रहेगा आपका प्रोटीन और फास्फोलिपिड रहेगा मेजर। और साथ में साथ कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। ठीक है। और इरिथ्रोसाइट में जो आरबीसी में जो है, इरिथ्रोसाइट में जो है कि प्रोटीन और लिपिड का ये है रेशियो दिया है। प्रोटीन 52% होता है और लिपिड होता है 40%। ये सभी चीज़ें याद रखने वाली हैं रफली, मतलब ऐसे हमेशा याद रहें तो सही रहेगा। और कुछ देखते हैं आगे। ये सभी जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बनी है उस पर बात हो रही थी। एंड इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ, इसके बाद आता है एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है। इम्प्रूव मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे एक मॉडल आता है जिसे प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है सिंगर और निकोलसन। 1972 में जो है कि एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का मॉडल आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि उस समय के जितने भी साइंटिस्ट थे उस मॉडल से काफ़ी प्रभावित थे कि हाँ, उन्हें जो मॉडल आया सिंगर और निकोलसन 1962 में, तो उससे काफ़ी सहमत हुए और उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने प्रपोज किया था? सिंगर और निकोलसन ने। किस ईयर में? 1972 में। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार जो सेमी फ्लूइड नेचर होता है, यानी कि न पूरी तरह से सॉलिड न पूरी तरह से लिक्विड, जो बीच का है सेमी फ्लूइड, उसी को लिखा है क्वासी फ्लूइड नेचर। लिपिड का जो है कि लिपिड का नेचर कैसा होता है? लिपिड कौन सी? मेजरली कौन सी? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मेजरली फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड का जो सेमी फ्लूइड नेचर होता है, सेमी फ्लूइड नेचर, इसका नेचर है सेमी फ्लूइड का। सेमी फ्लूइड नेचर होता है। लिपिड का जो कैसा नेचर है? सेमी फ्लूइड नेचर होता है। लिपिड का नेचर है सेमी फ्लूइड नेचर, और इसी सेमी फ्लूइड नेचर के कारण है जो है कि उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो लैटरल मूवमेंट कर सकती है। अगर जितना ही, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो सेमी फ्लूइड, ना तो पूरी तरह सॉलिड होगा ना तो पूरी तरह से लिक्विड होगा, और इसी एडवांटेज के साथ जो प्रोटीन है उसमें मूवमेंट कर सकती है, लैटरल काइंड ऑफ मूवमेंट कर सकती है विद इन ओवरऑल बाइलेयर। पूरी जो बाइलेयर उसमें जो है कि लैटरल मूवमेंट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि उसमें लिपिड का जो है कि नेचर है सेमी फ्लूइड टाइप का है, ना तो सॉलिड है। सॉलिड रहती तो एकदम मूवमेंट नहीं होता, लिक्विड होता तो पूरी तरह से ही मूवमेंट हो जाता। पर लैटरल मूवमेंट जो है कि होने का मेन कारण है कि फास्फोलिपिड का जो है कि सेमी फ्लूइड होना। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज मेजर इट्स फ्लूइडिटी। ये जो एबिलिटी है मूव करने की, द एबिलिटी टू मूव, प्रोटीन की जो एबिलिटी है मूव करने की विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर इट्स फ्लूइडिटी, उसकी उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बता देता है। अगर जो है कि प्रोटीन का मूवमेंट तेजी से हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि ज़्यादा फ्लूइडिटी वाली है। अगर मूवमेंट काफ़ी स्लो हो रहा है तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि लेस फ्लूइडिटी वाली है। आगे चलें। यहाँ पे फ्लूइड नेचर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो सेमी फ्लूइड नेचर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कई चीज़ों को लेकर इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में। यानी कि कई चीज़ों को, जैसे कि लिखा है कि आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक सेल के ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर फ्लूइड नेचर रहेगा तो ये अच्छा हुआ, सेल ग्रोथ होगी। इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करेगा, एंड सिक्रीशन में हेल्प करेगा, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगा, और सेल डिवीजन में, इन सभी कामों में हेल्प करता है।
कौन कौन सा? जो फ्लूइड नेचर रहा है मेम्ब्रेन का, अगर मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है तो ये हेल्प करता है सेल के ग्रोथ में, हेल्प करता है इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करता है, सेल सिक्रीशन में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगा और सेल डिवीजन में, इन सभी कामों में क्या करेगा? हेल्प करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। यानी कि अगर ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये है कि ये चीज़ों को अपने अंदर से क्रॉस होने देती है, ट्रांसपोर्ट होने देती है। कोई मॉलिक्यूल है उसे इधर आने के लिए जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो एबिलिटी है उसे क्रॉस कराने की, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्षमता है कि इसे क्रॉस करा सकती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि चीज़ों को सेलेक्ट करने का काम इसी का है। ये देख लीजिए, जैसे कि ये जाएगा कि नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर, ये मान लीजिए पूरी सेल हो गई है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये जाएगा कि नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग देख लेते हैं, ये मॉलिक्यूल जाएगा कि नहीं सेल के अंदर। इसका डिसीजन लेने का काम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसीजन लेती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ सेल के अंदर नहीं जाएगी। इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल हुई, इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है, सेलेक्ट करने का काम करने वाली। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी पहली बात, और सेलेक्टिवली परमेबल होगी। टू मॉलिक्यूल प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ इट्स, मतलब कि दोनों तरफ, ये इधर से इधर कौन जाएगा इसका भी डिसीजन यही लेगी। जैसे इधर से इधर आने का डिसीजन हुआ, उधर से अंदर से सेल के अंदर से बाहर कौन आएगा उसका भी डिसीजन यही लेती है। टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ढेर सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के आया जाया जा सकता है, जैसे कि टैक्स नहीं लगेगा। ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं कि आप आइए इधर, ढेर सारे मॉलिक्यूल, और कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिसे इधर से इधर आने में टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी कि टैक्स देने का मतलब कि एनर्जी खर्च नहीं होती है उस ऐसे ट्रांसपोर्ट को। एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को जिसमें एनर्जी, जिस मालिक्यूल को पास करने में एनर्जी खर्च नहीं होती, उसे कहते हैं पैसिव काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। आगे लिखा है न्यूट्रल सैल्यूट जो होते हैं, सैल्यूट, न्यूट्रल सैल्यूट होने का मतलब कि चार्ज, बिना चार्ज वाले, जैसे ए मालिक्यूल है इस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसे कहेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल सैल्यूट may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower। ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये देखिए कुछ शब्द दिया है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब मैं बता दिया कि कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि वो न्यूट्रल सैल्यूट है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और हायर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हायर कंसंट्रेशन टू, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि उधर से उधर की तरफ मूवमेंट होगा जिधर ज़्यादा रहेंगे। हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन इधर मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है, इधर से मूवमेंट इधर होगा जिधर मॉलिक्यूल की संख्या, कंसंट्रेशन क्या है, कम है। कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ये इसका मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इधर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इधर ये मॉलिक्यूल कम है, तो ओवरऑल फ्लो इधर से इधर जो हो रहा है ओवरऑल, जैसे कि ओवरऑल फ्लो का मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से इधर भी चीज़ें जाएंगी, पर जितनी इधर जाएंगी उतनी इधर नहीं आ पाएंगी। मतलब कि ओवरऑल नेट मूवमेंट अगर आप लास्ट में रिजल्ट देखेंगे तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल इधर से इधर ही आए होंगे, उसी को कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। देखिए फिर से देखते हैं, जो न्यूट्रल सैल्यूट होता है मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास करते हैं।
along the concentration gradient हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और इस प्रोसेस कहते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। इसे नाम दे दिया गया है सिंपल डिफ्यूज़न। इसे क्या नाम दिया है? सिंपल डिफ्यूज़न। देखिए ये भी क्वेश्चन है। सिंपल डिफ्यूज़न क्या है? जो सिंपल डिफ्यूज़न, अब आ जाएगा क्वेश्चन क्या है सिंपल डिफ्यूज़न ऑब्जेक्टिव टाइप में। सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है उसमें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो होंगे, न्यूट्रल यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। ये सिंपल डिफ्यूज़न हम लोगों ने देख लिया, सिंपल डिफ्यूज़न देख लिया, SD सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, आगे देखें। फिर लिखा है वाटर। वाटर के बारे में कुछ लिखा है। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कह रहा है कि पानी जो है ना वो भी मूव करता है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता ही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी भी मूव करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन जो कि डिफ्यूजन के थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऐसा ही मूवमेंट अगर वाटर का हो रहा है, ये तो सैल्यूट के लिए हुआ। सैल्यूट न्यूट्रल सैल्यूट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अगर पानी सेम टाइप को, सेम प्रोसेस को अगर पानी फॉलो करे तो अगर डिफ्यूजन के थ्रू जाए तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। एज द पोलर मालिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। कह रहा है कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे पोलर मालिक्यूल शब्द का प्रयोग किया गया। पोलर मालिक्यूल होने का मतलब कि किसी तरह का उस पर चार्ज हो। पोलर मालिक्यूल होने का मतलब जैसे कि ए है तो उस पर ए पॉजिटिव या फिर ए निगेटिव। इस पर अगर चार्ज आ जाए तो उसे हम कहते हैं पोलर मालिक्यूल। मालिक्यूल क्या हो गया? पोलर मालिक्यूल। कह रहा है कि पोलर मालिक्यूल ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे क्रॉस नहीं कर पाती है। पोलर मालिक्यूल क्या करती है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है। पोलर मालिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इधर भी ऐसे लिपिड की बाइलेयर होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पोलर मालिक्यूल इसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर ये क्रॉस करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो प्रोटीन रहती है, एक मैं बोला था इंटीग्रल प्रोटीन होगी और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है कि ऐसे धंसी रहती है, तो उसमें जो है कि ये प्रोटीन जो होती हैं, ये करियर प्रोटीन जो होती हैं, ये हेल्प करती हैं कि अच्छा भैया हम तुम्हें इधर से इधर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के ऊपर चार्ज आ गया है, आप लोग तो जा नहीं पाएंगे, तो जाना जरूरी है, तो मैं ये जो चैनल प्रोटीन होता है, इंटीग्रल जो धंसी हुई प्रोटीन होती है, इसके माध्यम से चीज़ें इधर से इधर जाएंगी, सेल के अंदर जाएंगी। देखिए, as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer। as the जो पोलर मालिक्यूल होते हैं कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं करते हैं। दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, इन्हें चाहिए एक कैरियर प्रोटीन, यही वाली कैरियर प्रोटीन इन्हें चाहिए ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन में होती है, टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिससे उस मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है कि उस मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है। ए फ्यू आयन, कुछ आयन और मालिक्यूल होते हैं, कुछ आयन और मालिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए दो शब्द मिला, देखिए ये है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, इसे कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फ्यू आयन या मालिक्यूल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक है यहाँ पे, मैं अभी देख रहा था कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि हायर, उधर से चीज़ें उधर की तरफ मूव करेंगी, जिधर हायर होगा टू लोअर मूव करेंगे। और होता है, एक होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हो गया अलोंग द, ये हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हो सकता है मैं ऊपर नीचे बोल दिया हूँ। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि चीज़ें उधर से उधर मूव करेंगी, जिधर कम लो कंसंट्रेशन है उधर से उधर की तरफ जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इसे मैं मिटा दूँ, समझ में आ गया। एक्टिव जो पोलर मालिक्यूल होंगे वो जाएंगे कैरियर चैनल प्रोटीन के थ्रू, चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन कहते हैं,
उसके थ्रू जाते हैं। मैं मिटा देता हूँ अगला चीज़ बताने के लिए। ये देखिए, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, ये है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि इधर जो है कोई चीज़ है वो 3 ठो है, और इधर कोई चीज़ है जो है नहीं, नंबर बढ़ा देते हैं, 30 है, इधर है 20 है। तो पहले तो यहाँ पे सेल के अंदर 30 है पहले से, तो कम से जो नॉर्मल और नेचुरल मूव होना चाहिए वो ज़्यादा से कम की तरफ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ऐसा हो रहा है कि यह है कि चीज़ें ये जो 20 to 30 जा रही है, यानी कि इधर से मूवमेंट जो हो रहा है, इधर से मूवमेंट हो रहा है, इधर से जिधर 20 to 30 मूवमेंट हो रहा है। अगर ऐसा चाहते हैं कि कम से ज़्यादा एक तरफ हो, तो आपको देना होगा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देना होगा, और ये जो ट्रांसपोर्ट होगा उसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, फ्यू आयन या फिर मॉलिक्यूल, कुछ की बात हो रही है, ज़्यादा नहीं, कुछ मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन के थ्रू अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम लोअर, कम से लेकर उधर जिधर हायर कंसंट्रेशन पहले से कम की तरफ, उधर जिधर पहले से ही ज़्यादा है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सच ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट है, इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जिसमें एनर्जी खर्च होगी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, ठीक है, वही बात, एनर्जी खर्च होगी। एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जब मूवमेंट होगा, यानी कि कम की तरफ से पहले से जिधर कम, उधर से जिधर पहले ज़्यादा है उधर की तरफ मूवमेंट होगा, तो उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब से वीडियो का वो वॉइस क्वालिटी सही आई होगी। जो पुराने वाले देखेंगे ना लोग, वॉइस क्वालिटी सही है। अब देखिए, अभी तक हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख रहे थे, अब सेल वॉल देखेंगे। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो है कि आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, हाँ, तो सेल वॉल के बारे में देखिए। सेल वॉल एज यू मे रिकॉल, अगर आप पहले की बातों को याद करेंगे, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होगा और रिजिड स्ट्रक्चर होगा। ये क्वेश्चन एक यहाँ पे तैयार है, नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होगा। द सेल वॉल इज एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फंजाई और प्लांट। फंजाई और प्लांट होती है उसके लिए आउटर कवरिंग हुई। फंजाई और प्लांट के लिए क्या है? सबसे पहले सेल वॉल है, फिर उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन है, वही बात कह रहा है। फिर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है। द सेल वॉल जो होती है फॉर्म एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, इसी को सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। और फंजाई और प्लांट के लिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली कवरिंग है, कवरिंग है। देखिए, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, सेल वॉल शेप तो देती है टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल आल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, किसी भी तरह की सेल को मैकेनिकल डैमेज ना हो, इन्फेक्शन, इन सभी चीज़ों से बचाने। और सेल टू सेल इंट्रैक्शन, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में और जो है कि प्रोवाइड करती है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल की एंट्री को भी बैन लगाती है। यानी कि सेल वॉल का जो है कि काम हुआ कि किसी सेल को शेप देना, सेल वॉल का काम हुआ कि सेल को शेप देने का काम सेल वॉल करेगी, और मैकेनिकल डैमेज से सेल को बचाएगी, और इन्फेक्शन से सेल को बचाएगी, और सेल टू सेल इंट्रैक्शन करने का काम करेगी, एक सेल को दूसरी सेल से इंट्रैक्शन करने का काम करेगी, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल होते हैं उनसे बैरियर या फिर उन्हें रोकने का काम करेगी। एल्गी है सेल वॉल, एल्गी के पास सेल वॉल होती है, हैड द सेलुलोज। अरे हाँ, यहाँ से देखिए कि याद करने वाली और पॉइंट की तरह आ गई। अभी तो शेप देने का काम हुआ, मैकेनिकल और डैमेज इन्फेक्शन से बचाना, सेल टू सेल इंट्रैक्शन, और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल मतलब कि जो सेल के लिए सही नहीं है उन सभी मॉलिक्यूल को रोकने का काम भी कौन करेगा? यही सेल वॉल करती है। आगे देखिए, इसमें दिया है एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, और यहाँ पे प्लांट की सेल वॉल। देखिए, हमने हाईलाइट दूसरे कलर से किया है। जो एल्गी की सेल वॉल होती है, एल्गी की सेल वॉल मेनली बनी होती है सेलुलोज
सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनस मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी थी एल्गी की सलवा। ठीक है। कहाँ पे हम लोग? एल्गी। एल्गी जो होती है, एल्गी की जो सलवाल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनल, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, 4 चीज़ों से। 4 चीज़ों को हम लोग देखेंगे, गैलेक्टोज, मैनन, गैलेक्टोज, 4 चीज़ों से ये मिलकर बनी रहेगी सेलुलोज। ये हेमीसेलुलोज नहीं, ये गलत है भाई, हेमीसेलुलोज इसमें नहीं रहेगा। सेलुलोज है गैलेक्टेंस, मैनस और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। CgMm करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। CgMm किसे, एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी की जो सलवाल किससे मिलकर बनी होती है? CgMm से। Cg मतलब कि सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। एक बार फिर से, एल्गी की सलवाल किससे मिलकर बनी होती है? एल्गी की सलवाल मिलकर बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे CgMm। उसी तरह जो प्लांट की सेल मिलकर बनी होती है सेलुलोज। आपने सेलुलोज एक बार लिखा, एक बार हेमी सेलुलोज लिखिए। सेलुलोज से रिलेटेड ही हेमी सेलुलोज लिखिए। फिर पेक्टिन प्रोटीन जो प्लांट सेल में है वो है सेलुलोज। फिर उसी चीज़ को एक बार फिर रिपीट करिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पीबी। प्लांट सेल है तो पीबी पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है प्लांट सेल। देखते हैं कहाँ। ये तो एल्गी की होगी। एल्गी क्या है? CgMm सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे ही अदर प्लांट, अगर प्लांट की सलवाल की बात करें तो सेलुलोज से मिलकर बना होता है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। ये 4 चीज़ें जो है कि इसमें भी प्लांट सेल बनाने में हेल्प करती हैं। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, जब प्लांट बड़ा हो रहा होता है तो उसके सेल वॉल के बारे में लिखा गया है। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, प्राइमरी सेल वॉल, जैसे कि एक सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल वो जो होती है कैपेबल ग्रोथ में काम करती है, यानी कि ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। विद द गाइडिंग डिमिनिश्ड एज द सेल मैच्योर एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनरवर्ड टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड्स ऑफ सेल। देखिए वहीं पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि जब सेल वॉल बन रही होती है, यंग सेल वॉल रहती है, जैसे कि ये आपका प्लांट है, इसमें जो एक प्लांट है, मैं प्लांट की तरह बना देता हूँ, ये प्लांट है, तो इसमें जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है बाहर की, इसमें सेल होगी, ढेर सारी सेल होंगी। इस सेल में जो है कि सबसे जो बाहर होगी वो तो सेल वॉल होगी, ठीक है। जब सेल और मैच्योर होगी, जब प्लांट और बड़ा होगा तो ये सेल वॉल जो है कि बाहर वाली धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है, खत्म होती जाती है, और अंदर से एक और मेम्ब्रेन आती है। अंदर से जो मेम्ब्रेन आती है उसके बारे में लिखा गया। देखिए, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, जब यंग प्लांट होता है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स जिसे प्राइमरी वाल कहते हैं। प्राइमरी वाल वो कैपेबल है ग्रोथ में, जब पहले यहाँ पे शुरुआत में जो प्राइमरी वाल रहा है वो है कैपेबल, इसमें ग्रोथ होगी, कैपेबल ऑफ ग्रोथ में कैपेबल है। एंड विच ग्रेजुअली डिमिनिश, जो धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी, ये वाली जो अंदर ये पहले आई थी वो धीरे धीरे समाप्त होती रहती है। एंड सेकेंडरी वाल, जो सेकेंडरी वाल है, दूसरी वाल जो होती है वो अंदर से आती है, अंदर से, ये नहीं कि डिपोजिशन से बनी हो, वो खुद इसी सेल के अंदर से आएगी, एक मेम्ब्रेन चीज़ों को लेकर और आएगी, और अंदर से अंदर, बाहर वाली समाप्त हो जाएगी और अंदर वाली आगे आ जाएगी। जो सेकेंडरी वाल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर, यानी कि टूवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ, साइड ऑफ द इनर साइड ऑफ सेल के अंदर से ही आती है। समझ में आया होगा भाई? देखिए एक बार फिर से देखिए, जब सेल ये यंग रहती है, हैं, तो इसमें ये यंग जब रहेगी तो उसमें आएगी पहले प्राइमरी वाल, इसमें प्राइमरी वाल रहेगी, ठीक है। इसके पास एबिलिटी है कि ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने की एबिलिटी होगी।
ग्रोथ करने की धीरे-धीरे जब सेल मैच्योर होती है तो ये प्राइमरी जो वॉल होती है ये ख़त्म होने लगती है। डिमिनिश्ड प्राइमरी वॉल जो होगी क्या होगी, ख़त्म होगी। तो अंदर से सेल के अंदर से ही एक वॉल आना चालू हो जाएगी। ये जो है कि सेल के अंदर से एक वॉल आना चालू हो जाएगी। सेल के अंदर उसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल। इसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन इनर साइड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ सेल। ठीक है, इतना सही। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला इज लेयर मेनली मेड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लैमेला जो होती है कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होगी। देखिए प्लांट सेल में स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। इरेज नहीं हो रहा भाई। ये देखिए ये प्लांट सेल है, तो सबसे प्लांट सेल है तो सबसे बाहर क्या रहेगी, सबसे बाहर रहेगी सेल वॉल। सेल वॉल उसके अंदर क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर रहेगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बीच में भी एक पतली सी वाल रहती है। उसे कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला इसी को कहते हैं क्या, मिडिल लैमेला। वही कह रहा है द मिडिल लैमेला इज मेनली मेड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मेनली मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी थी विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबर सेल। जो अलग अलग नेबर सेल होते हैं, जो पास के सेल होते हैं, सॉरी हो सकता है मैं गलत बोला हूँ, पर स्ट्रक्चर में ऐसे ही है। दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ लिखा है बच्चा गोवर्धन। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई, ये देख रहे हैं मिडिल लैमेला। यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऐसे ही मिडिल लैमेला दिखाएगी। मिडिल लैमेला मेनली किससे मिलकर बनी होती है, मिडिल लैमेला मेनली मिलकर बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। कैल्शियम पैक्टेट की मिलकर बनी होती है। नीचे आते हैं। मिडिल लैमेला मेनली जो है कि कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है, जो होल्ड कर या फिर ग्लू यानी कि डिफरेंट नेबर सेल को ग्लू करने का, चिपकाने का काम करती है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। Transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighbor cell. मिडिल लैमेला जो सेल वॉल होती है और मिडिल लैमेला में बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखिए एक प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे इसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में एक स्ट्रक्चर प्लाज्मोडेस्माटा का, इधर ही कहाँ गया, यहाँ से ये देख रहे हैं। रुकिए भाई, ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है कि मेम्ब्रेन और सेल वॉल को चीरते हुए, ये मेम्ब्रेन और सेल वॉल को चीरते हुए एक पाइप की संरचना होती है, जो कि एक सेल, यहाँ पे देखिए ये एक सेल है, एक सेल और दूसरी सेल यहीं से फिर चालू हो जाएगी। ये ऐसे बनाती दूसरी सेल चालू हो जाएगी। और ऐसे इधर भी रहेगा ये, और ये सेल, यहाँ पे भी एक सेल रहेगी। तो ये इन दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए, इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है ये, इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा वो स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सेल वॉल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम करता है। सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला में बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबर सेल, जो कि नेबर सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। फिर अगला जो वीडियो आएगा वो रहेगा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पढ़ते रहें। और जो वीडियो लेट हुआ उसके लिए सॉरी भाई। थैंक यू।